में सबसे पहले बात करेंगे अरावली की। अरावली मामले में आज एक बड़ा अपडेट आया है। अरावली की नई परिभाषा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में हाई लेवल कमेटी का गठन करके नई परिभाषा तय करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने सरकार से 21 जनवरी तक जवाब मांगा है। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने के आदेश का स्वागत करते हैं। डिटेल्स लेते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या है पूरी खबर। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपना आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को एक नई परिभाषा दे दी थी और इस परिभाषा में कहा गया था कि जो 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ था। जनता ने इसका काफ़ी विरोध किया, कहा कि इससे अरावली में खनन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को खुद से सुओ मोटो लिया था और उस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर वाले आदेश के ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक एक नई कमेटी नहीं बन जाती है तब तक पुराने आदेश के ऊपर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नई कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी के अंदर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो शामिल होंगे। वो उस पूरे मामले में हमको नए सुझाव देंगे और उसके बाद ही हम इस डेफिनेशन को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अब 21 जनवरी को इस मामले की दोबारा से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। तब तक अरावली में खनन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अजीम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इससे अरावली को बचने में मदद मिलेगी। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। और आज आवाज अड्डा में भी हम अरावली पर ही चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम आदेश से बचेगी अरावली। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है। उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पर रोक लगा दी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करना जरूरी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 15 लाख के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर के पूरे देश में विरोध देखने को मिला। सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उनकी बेल को खारिज करने की मांग की। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश में कुछ खामियां हैं। जबकि पुलिस अधिकारी और पटवारी को सरकारी अधिकारी माना जा सकता है, लेकिन एक एमएलए को लेकर के ऐसा नहीं कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हमें विचार करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें बेल मिल गई होती और जेल से बाहर हो गए होते तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है। तो ऐसे में हम ये आदेश देते हैं कि उनकी रिहाई को फिलहाल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 4 हफ्ते के अंदर उनको जवाब देना होगा और जनवरी के अंत में इस मामले की पूरी सुनवाई दोबारा से सुप्रीम कोर्ट करेगा। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लगातार रिकॉर्ड हाई बना रही चांदी ने आज भी रिकॉर्ड हाई बनाया है। चांदी आज 2,54,000 प्रति किलो तक पहुंची और फिर दाम 20,000 प्रति किलो तक गिर गए। इतनी भारी उठापटक के पीछे क्या है कारण, बता रही है मनीषा गुप्ता।
अगर चांदी की बात की जाए तो जिस तरह की तेजी यहां पर चांदी ने दिखाई है, ये बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन चांदी ने अपने लाइफ टाइम में दूसरी बार एक साल में इतना बड़ा यहां पर आपको रिटर्न दिया है। तो हम ऑलमोस्ट 160-165% की तेजी के साथ इस साल में कारोबार कर रहे हैं। ऑफकोर्स अगर पिछले 48 आवर्स या पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की यहां पर बात की जाए तो चांदी में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हमने यहां पर आते हुए देखी है। 2.5 लाख का स्तर आज एक बार बाजार को देखने को मिला। $81 प्रति आउंस के लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे, लेकिन उन हायर लेवल्स पे फिर कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। इंटरेस्टिंगली ये सारी की सारी जो मूवमेंट है हमने एशियन मार्केट्स में ही आते हुए देखी। अब चांदी के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। एक तो ये कि स्पेकुलेटिव बाइंग, ETF बाइंग यहां पर जोरदार है। एज ऑफ नाउ यहां पर चांदी में मुश्किल से कोई शॉर्ट है, सब के सब यहां पर लॉन्ग हैं। हर डिप पे लोग खरीदारी करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यहां पर चाइना की तरफ से आ रही है। अब आपको यह याद दिला दे कि 50 से 60% जो प्रोसेस चांदी एक्सपोर्ट होती है वो चाइना से होती है, और अगर चाइना 1 जनवरी से यहां पर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है तो उसके पहले मार्केट्स थोड़ा सा जिटरी हैं और इस चीज को प्राइस इन करना चाहते हैं। तीसरी बात ऑफ कोर्स यहां पर लेकर आगे जाकर क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में जो चांदी को जगह मिली है यूएस में, वो एक बड़ी चीज है जिसका पूरा फायदा यहां पर चांदी ने उठाया है। लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, अगर दिसंबर के महीने की बात की जाए तो हमने $56 से शुरुआत की थी, आज हम $80 पे हैं। यानी कि जो $25-28 की तेजी चांदी में देखने को मिली है वो सिर्फ इसी महीने में आई है। तो थोड़ा सा बबल अब यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट्स ये मानते हैं कि अभी भी चांदी आगे जाकर 90, 92, $100 प्रति आउंस आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखा देगी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली के लिए यहां पर तैयार रहें। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हुआ है। कैसे रहा है मार्केट का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार की इस टाइम पे बात करी जाए तो बाजार ऑलरेडी अपनी जो छुट्टियों वाला मूड है उसमें जा चुका है। वॉल्यूम्स काफी कम हमें बाजार में देखने को मिले, और वही नतीजा हमें आज इंडिसेस में भी देखने को मिला। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, वहीं मिड कैप और सेंसेक्स में करीब करीब 0.5% की कमजोरी आती हुई दिखाई दी है। अगर सेक्टर वाइज भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी कोई बड़ा एक्शन हमें आज के सत्र में होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। मेजॉरिटी ऑफ जितने भी आज सेक्टोरल पॉकेट्स थे आज इन रेड ही आपको कारोबार करते हुए नजर आए हैं। केवल इकलौता मेटल शेयर ऐसा था जहां पे हमें अर्ली ट्रेड में तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आखिरी तक आते आते वहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मेटल और गोल्ड के प्राइस में आज हमें एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। देखिए, जैसे कि मैंने बात करी मेटल पैक की, तो वहीं से टाटा स्टील में आज करीबन 2% की तेजी थी, कंज्यूमर में भी करीब करीब 1.25%, एशियन पेंट्स फ्लैट क्लोजिंग 1% की तेजी, और ग्रासिम इंडस्ट्री यहां पे भी करीबन 1% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, HCL टेक और ट्रेंट में भी एक फ्लैट क्लोजिंग टू नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। मिड कैप की बात कर ली जाए, अगर केवल 3 ही ऐसे शेयर है जो इन ग्रीन आपको बंद होते हुए दिखाई दिए है। एनएलसी इंडिया करीबन 2.5% का इजाफा, हुडको में करीबन 2.5% और सुंदरम फाइनेंस भी 2.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो आरवीएनएल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी यहां पे करीबन 2 से 3% की कमजोरी दिखाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस टाइम पे ओवरऑल बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो बाजार इतने ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग इस टाइम पे वेकेशन में अपने गए हुए हैं, छुट्टियों का माहौल बना हुआ है, और वैसा ही रिएक्शन बाजार की तरफ से भी आया है। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार की फ्लैट क्लोजिंग। अब आपको बता दें, कोफोर्ज ने आईटी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है। जी हां, यूएस की एआई कंपनी एनकोरा को 17,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। डील की पूरी डिटेल समझने के लिए चलते हैं यतिन मोहता के पास। यतिन जी, बताइए क्या है ये पूरी खबर। देखिए, अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो आईटी क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यहाँ होने वाला है, और अगर हम यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की बात करें तो एनकोरा का ये एक्विजिशन करने वाला है, जहाँ 100% ये लोग ये एक्विजिशन करने वाले हैं। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम डील की बात करें तो बहुत ही बड़ी है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का ये डील साइज आपको माना जा रहा है। और आईटी क्षेत्र में अभी तक के ओवरसीज एक्विजिशन में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, जहां एंटरप्राइज वैल्यू लगभग $2.35 बिलियन, और अगर हम बात करें तो 1815 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। और कुल मिला के एनकोरा के शेयर होल्डर्स को लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स इशू करेगा कोफोर्ज प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। अगर हम बात करें तो यहाँ एडवेंट और वॉबक पिंकर्स जैसे बड़े शेयर होल्डर्स शामिल हैं, जहाँ पोस्ट डील लगभग 20% कोफोर्ज का ये लोग होल्ड करेंगे। अगर हम बात करें एनकोरा की, तो अभी तक का जो इनका सफ़र है काफ़ी शानदार रहा है।
कंपनी की ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में ये जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंपनी नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई पड़ रही है, जहां ऑब्वियसली अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हाईटेक, हेल्थ केयर, BFSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है और क्लाइंट बेस भी बड़ा है, जिसके कारण जो क्रॉस सेलिंग है और जो इंटीग्रेशन है कोफोर्ज के लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है आगे जाके। अगर हम बात करें तो टर्नओवर किस तरीके से है, एनकोरा की बात करें तो FY26 में एक्सपेक्टेशन ये है कि $600 मिलियन के आसपास की आय दिखेगी और हमने कोशिश ये की है कि कंबाइंड एंटिटी का भी आपको पिक्चर बताएं। तो अगर हम बात करें कोफोर्ज की और एनकोरा की तो दोनों का कंबाइंड एक्सपेक्टेशन FY27 में अगर हम देखें तो $2826 मिलियन के आसपास की आपको आय आती हुई नजर पड़ेगी। मार्जिन्स पॉजिटिव रहेंगे, 14% के अपवर्ड्स रह सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो $280 मिलियन के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी FY27 में आपको होती हुई नजर पड़ेगी। और EPS की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी का कहना यह है कि EPS एक्रेटिव रहेगी, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कोफोर्ज में जो कमेंट्री रही है वो ये रही है कि एनकोरा लगभग 8.5 सालों में 5 गुना से ज़्यादा ग्रो हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एक्विजिशन है इसमें कंपनी अपनी मैट बनाने वाली है और नॉर्थ अमेरिका में आगे जाके लगभग $1.5 बिलियन तक का बिजनेस आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी के कमेंट्री की तो इनका मानना यह है कि जो कंपनी का डेट है एनकोरा का वो आगे जाके शायद फॉरेन डोमिनेशन में वो रीफाइनेंस करा दें, उसका कॉस्ट ऑफ फंड गिर जाए या QIP के जरिए भी ये आपको रीपे होता हुआ नजर पड़ेगा। अभी तक सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव स्टांस बनाए हुए हैं कोफोर्ज पे इस एक्विजिशन को लेके। और इस हफ्ते गुरुवार को दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। नवंबर की मजबूत बिक्री के बाद दिसंबर में ऑटो की डिमांड कैसी रही है, वाहन डेटा के डिटेल्स बता रहे हैं सुदर्शन। इस बार भी GST रेट कट के बाद जो हमने डिमांड में अपटिक देखना स्टार्ट किया था वो सस्टेन करते हुए दिख रहा है और दिसंबर में भी आपको दो आंकड़े देखने को मिलेंगे। 4 व्हीलर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जहां तक 2 व्हीलर की बात है वहां पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगे, लेकिन 4 व्हीलर के कंपैरिजन में वहां का ग्रोथ कम होगा। अगर जो अभी तक का दिसंबर 1 टू दिसंबर 28 तक का डेटा देखें, जो टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन अभी तक का है ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 9% है। 2 व्हीलर में ग्रोथ टोटल रजिस्ट्रेशन 4% देखने को मिला है। और अगर जो आप 4 व्हीलर की बात करें बोथ पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल तो वहाँ पे ग्रोथ डबल डिजिट है और ग्रोथ का रेंज है 15 to 16%। एक सेगमेंट जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है वो है 3 व्हीलर सेगमेंट और यहाँ पे ग्रोथ एज हाई एज 30% देखने को मिल सकता है। अगर जो कंपनी वाइज की बात करें 2 व्हीलर में दो कंपनी जो कंटिन्यूसली लास्ट 1 साल से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है वो है TVS मोटर, आयशर मोटर्स। और इस महीने दिसंबर 2025 में भी रजिस्ट्रेशन डेटा दिखा रहा है कि दोनों कंपनीज आउट परफॉर्म करेगी और दोनों कंपनीज ने मार्केट शेयर गेन किया है। कौन से कंपनी ने मार्केट शेयर लूज किया है? सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लूज करते हुए दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पे मार्केट शेयर लॉस ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो की बात करें तो वहां पे जो रजिस्ट्रेशन डेटा है इधर वो फ्लैट रहेगा या थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन बजाज ऑटो के लिए जो अच्छी बात है वो है एक्सपोर्ट में वो अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट 2 महीने से देखेंगे तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो 2 लाख यूनिट से ज्यादा आ रहा है। तो डोमेस्टिक पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट उनका अच्छा कर रहा है। अब आते हैं 4 व्हीलर पे। आपको पैसेंजर व्हीकल में दोनों जो मेन कंपनीज है मारुति और महिंद्रा ऑटो, दोनों में आपको डबल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट रजिस्ट्रेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहां तक कि टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल में भी आपको डबल डिजिट रजिस्ट्रेशन ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऑल थैंक्स टू सियराज बुकिंग्स। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल। आपने अशोक लेलैंड का मूव देखा है लास्ट 2-3 महीने में। जो स्टॉक ट्रेड किया करता था 140 के 150 के रेंज में, आज वो 170 से ऊपर जा चुका है और उसका रीजन है आउट परफॉर्मेंस कमर्शियल व्हीकल का। दोनों टाटा मोटर्स लिमिटेड और अशोक लेलैंड का जो रजिस्ट्रेशन इंक्रीज है वो डबल डिजिट रह सकता है और उसका रेंज हो सकता है ग्रोथ वो 15 to 16%। 3 व्हीलर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ ही रही है और जिसका बेनिफिट होगा बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और TVS मोटर को। अब आते हैं लास्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। एक कंपनी जो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रही है इस महीने भी अंडर परफॉर्म करेगी और उनका जो रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन होगा ऑलमोस्ट 50% होगा और वो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। और
सबसे ग्रोथ जिसमें देखने को मिलेगा वो है एथर एनर्जी, जहां पे ओला इलेक्ट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन 50% डिक्लाइन होगा और एथर एनर्जी के लिए वही ग्रोथ ऑलमोस्ट 40 to 50% के रेंज में रह सकता है। लेकिन अगर जो ओवरऑल की बात करें तो कंटिन्यूसली जो लास्ट 2-3 महीने से हम रजिस्ट्रेशन इंक्रीज देख रहे हैं, होलसेल्स डेटा में अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि लोग अब एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कि अच्छे डेटा के कारण FY26 का जो पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ एस्टिमेट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर मंथ भी सारे ऑटो कंपनीज के लिए अच्छे रहने के आसार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। इन सौदों के जरिए सेना, नौसेना और वायुसेना को आधुनिक रक्षा उपकरण मिलेंगे। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, क्या कुछ शामिल है इस रक्षा सौदे में? देखिए, इस रक्षा सौदे में तो बहुत सारे प्रस्ताव थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे वो आपको इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के लिए अलग अलग इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। इसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को मंजूरी दी गई। तकनीकी भाषा में कहें तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि 79,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। इस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल गई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में, जिसकी अगुवाई अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल खरीदे जाएंगे। अब एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल ऐसी होती है कि वो ऐसी जगह पे जाके हमला करता है जहां पे आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, और उसका रेंज कम से कम 160 किलोमीटर होता है। 160 किलोमीटर टारगेट को अचीव कर सकता है। तो ये मिसाइल खरीदे जाएंगे। खासतौर से भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको बनाती है और कुछ कल पुर्जे उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाती है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक कह सकते हैं अच्छी खबर, और इन दोनों कंपनियों के लिहाज से आप देख सकते हैं ये रिलेवेंट खबर होगी। दूसरा, तेजस एयरक्राफ्ट के लिए फुल मिशन सिमुलेटर खरीदे जाएंगे। स्पाइस 100,000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स खरीदे जाएंगे। इन सब के अलावा आर्मी के लिए T-90 टैंक्स जो होते हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा। दरअसल ये तो रशिया से बना हुआ टैंक्स होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोर प्रोडक्शन करती है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, लेकिन BML, BEL ये सारी कंपनियां अपग्रेडेशन में अपना योगदान करती है। तो ये टैंक जो है T-90 टैंक, इसको अपग्रेड किया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसमें HAL की भूमिका काफी ज्यादा होती है, और इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट जो है वो खरीदे हैं। कोशिश इस बात की होगी कि भारत में बने हुए प्रोडक्ट जो है, इक्विपमेंट है, उस पर जोर दिया जाए, इंपोर्ट पर निर्भरता कम किए जाए। यानी ओवरऑल ये डील जो है वो भारत के तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाएगी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब एक नजर डालते हैं IIP आंकड़ों पर। नवंबर में IIP ग्रोथ के मोर्चे पर बढ़िया खबर है। नवंबर में IIP ग्रोथ 0.4% से बढ़कर 6.7% हो गई है। माइनिंग ग्रोथ भी -1.8% से बढ़कर 5.4% दर्ज की गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2% से बढ़कर 8% हो गई है। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स में भी अच्छी खासी बढ़त दर्ज की गई है। आप नौकरी पेशा हो या कारोबारी, नए साल के जश्न में 31 दिसंबर की डेडलाइन को भूलने की गलती मत करना। चूक गए तो ना ही आप रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और ना ही अपना रिफंड क्लेम कर सकेंगे। उल्टे 25% की पेनल्टी भी लगेगी, सो अलग। डिटेल्स के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, इस वक्त टैक्स पेयर्स को नोटिस मिल रही है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल 31 दिसंबर को साल खत्म होने वाला है और बहुत सारे जो लोग हैं वो नए साल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जो 31 तारीख की डेडलाइन है खासतौर से टैक्स पेयर्स के लिए और कारोबारियों के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेल और मैसेजेस आ रहे हैं उससे एक तरह से कहें तो टैक्स पेयर्स में अफरा तफरी है और लगातार वो अपने CA से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेल में जो लैंग्वेज है वो कहा जा रहा है कि काफ़ी हार्श है और टैक्स पेयर उससे थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। लिहाजा वो अब इस वक्त अपने CAs को लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दिसंबर में मेल आ रही हैं और मैसेजेस आ रहे हैं उसमें लैंग्वेज में सीधे सीधे कई जगह पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये अपना ITR रिवाइज नहीं किया तो इसको आपको नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा, आपको फिर नॉन फाइलर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा या आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लग सकती है। इस तरह के लैंग्वेज उस मेल्स में आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे लोग ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। और साथ ही रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न की अगर बात करें तो आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को क्या दिक्कत हो सकती है?
देखिए, अगर डेडलाइन की बात करें तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर की जो आईटीआर रिवाइज करने की और बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की डेट है। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का अभी रिफंड नहीं मिल पाया, यानी कि उनका आईटीआर प्रोसेस भी नहीं हो पाया है, जबकि उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया था समय रहते। तो अगर ऐसे में उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनके अगर आईटीआर में कोई गड़बड़ी है या कमी है तो वो क्या कमी है, क्योंकि ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स को नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे में वो अपना इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो रिवाइज नहीं करते हैं 31 दिसंबर तक तो उनको आईटीआर यू यानी अपडेटेड रिटर्न भरना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो उनका रिफंड बनता है उससे भी वो हाथ धो बैठेंगे, यानी कि अपना रिफंड वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो एक बड़ी समस्या है टैक्स पेयर के सामने। और इसके अलावा भी जो कई सारी और डेडलाइंस है, जिसमें जो कंपनियों की आरओसी फाइलिंग्स होती हैं उसकी भी डेडलाइन 31 दिसंबर है। जीएसटीआर 09 यानी कि सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर किसी ने विदेशी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके पास मेल मैसेज आ रहे हैं, उसकी भी रिवाइज करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैन और आधार को लिंक करने की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर इस नहीं लिंक किया पैन को आधार से तो आपका पैन बेकार हो सकता है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नए साल में दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। जी हां, दिल्ली का AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। स्वस्थ लोगों को भी घर से बाहर निकलना जोखिम भरा काम है। नए साल पर बूंदाबांदी की भी आशंका बताई जा रही है। दिल्ली के मौसम का जायजा लिया है आलोक प्रियदर्शी ने। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कुहासे का ट्रिपल अटैक जारी है। जो लोग नए साल में छुट्टियां मनाने घर से बाहर निकल पड़े हैं उनके लिए गंभीर चेतावनी ये है कि यहाँ का प्रदूषण स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 500 के करीब पहुंच चुका है, जो कि खतरनाक स्तर को भी एक तरह से कहें बीट कर चुका है। और ऐसे मौके पर जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनकी सांसों पर संकट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया गेट पर आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली के हैं, बाहर के हैं? हम बाहर से आए हैं, हम पुणे से आए हैं। आपको आइडिया था कि दिल्ली जो राजधानी है उसका प्रदूषण स्तर इतना खराब हो चुका है? थोड़े बहुत तो आइडिया थी, लेकिन इतना पॉल्यूशन रहेगा वो उतनी हमें आइडिया नहीं थी। लेकिन बहुत ही सुबह से आ रहे देख रहे, बहुत ही घोरा एकदम फॉग जैसा, स्मोक जैसा लग रहा है। सोचा कि आए घूमते तो दिखाते इंडिया में अपना क्या क्या है। बच्चों को छुट्टियों के दिन चल रहे तो घुमाने के लिए निकले, पर देखते एक तो आने में भी इतना दिक्कत हुई, फॉग की वजह से सारा ट्रेन फ्लाइट सब कैंसिल। इधर आके भी यही दिक्कत हो रहा है। सुन सकते हैं यहाँ पर एक तो फ्लाइट की भी दिक्कत है, फ्लाइट लेट चल रही है, डिले चल रही है, कैंसिल हो रही हैं, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। ऊपर से जो दिल्ली वालों के लिए आगे जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से अगले 3 दिन उनकी सांसों पर संकट बना रहेगा, क्योंकि इसी तरह से जो प्रदूषण और धूल और धुएं की वजह से जो स्मॉग बन जाता है उसका संकट बना रहेगा। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। क्या हमारी सेहत सच में सुरक्षित है या छोटी आदतें बन रही है बड़ा खतरा? पीएम मोदी ने एंटीबायोटिक मिसयूज और बढ़ते मोटापे पर चिंता जताई है। नए साल पर खुद को फिट और रिवाइव कैसे रखें, इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।